नमस्ते बच्चों। अब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हम पहले व्याकरण को ही पूरा कर लेते हैं। तो आज हम पाठ 10 व्याकरण पढ़ेंगे, लेकिन व्याकरण को भी साथ साथ सारी वीडियोस आपको देखनी है और सुननी है और समझनी है। और साथ में ही अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, और पाठ को अच्छी तरह समझने के बाद ही आप अभ्यास भर सकते हैं और इनसाइड क्वेश्चंस भी बता सकते हैं। और व्याकरण बेटा हर लैंग्वेज के साथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ध्यान से आप हर चैप्टर को समझें। तो आज हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द का अर्थ है जिसमें कोई विकार या बदलाव न आए। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष आदि के कारण कोई भी बदलाव नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए, इसके हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे हम अभी घर जाएंगे, वह अचानक आ गया, कुत्ता उधर बैठा है। तो ये आपको उदाहरण दिखाए गए हैं। तो इन उदाहरणों में देखिए आप, धीरे धीरे, अभी, अचानक, उधर, ये जो शब्द हैं ये लिंग, वचन, पुरुष और कारक के कारण इनमें कोई बदलाव नहीं आया। यह उसमें एक जैसे बने रहते हैं, इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो आपने संस्कृत में भी अविकारी अव्यय शब्द पढ़े हैं, उनके अर्थ भी आपने पढ़े हैं। अब आती है अविकारी शब्दों की परिभाषा। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष और काल आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता या कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है क्रिया विशेषण, उसके बाद है संबंध बोधक, उसके बाद आता है समुच्चय बोधक, फिर है विस्मय आदि बोधक। तो ये 4 अविकारी शब्द के भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या बताया है? जो अविकारी शब्द होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अविकारी शब्द यानी कि जो अव्यय शब्द, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता, जो शब्द सभी रूपों में एक जैसे होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वे शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे पड़ती है, आकाश में बिजली बार बार चमक रही है। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में धीरे धीरे और बार बार अविकारी शब्द पड़ती है और चमक रही है, क्रियाओं की विशेषता बता रही है, इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया यानी कि जो काम कर रहा है, जैसे पढ़ना, इसमें काम करना है, ये तो क्रिया है। और चमक रही है, चमकना क्रिया है। तो बार बार चमक रही है, बार बार चमकने की
विशेषता बता रही है कि वो बार बार चमक रही है, और इधर पढ़ने की कि वो धीरे धीरे पढ़ रही है, ये विशेषता बता रही है, तो इसे क्रिया विशेषण कहेंगे। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर पढ़ते हैं हम अगला, क्रिया विशेषण के भेद। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या आएगा? जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं, यानी कि काल समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल का अर्थ समय होता है। काल आप पढ़ चुके हो। तो वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, दादाजी प्रातः सैर करने जाते हैं, सुरभि कल मंसूरी जाएगी। इन सभी वाक्यों में प्रतिदिन, प्रातः, कल आदि क्रिया विशेषण से क्रिया के होने या करने के समय का पता चल रहा है। तो इन वाक्यों में हमें उसके समय का पता चल रहा है, तो इन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। उसके बाद आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में है जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग या तरीका का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, यदि उन्होंने आमंत्रित किया तो अवश्य जाएंगे। अचानक आंधी आ गई। इन वाक्यों में तेज, अवश्य, अचानक ये शब्द क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति या उसके ढंग का बोध करा रहे हैं, तो इन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति का अर्थ है ढंग, तो इनको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें है जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पूनम घर के बाहर खड़ी है, यानी कि बाहर स्थान है उसके बारे में बताया गया। कपड़े इधर उधर पड़े हैं, मंदिर बगीचे के सामने है। तो इन वाक्यों में बाहर, इधर उधर, सामने, ये क्रिया विशेषणों से क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो रही है, तो इन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा अथवा मापतोल, मात्रा ई आ ई ऊ की मात्रा नहीं है, ये मात्रा यानी कि मापतोल का बोध कराता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए। उतना खाइए जितना खा सकें। रमेश के पास थोड़ा धन है, खाने में नमक बहुत अधिक है। इन वाक्यों में उतना, थोड़ा, बहुत आदि क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की मात्रा या मापतोल संबंधी विशेषताओं का बोध हो रहा है, तो इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि मापतोल के बारे में बताया जा रहा है। फिर है संबंध बोधक। जिन अविकारी शब्दों के द्वारा संज्ञा या स्वरनाम का वाक्यों के दूसरों शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे संबंध बताता है तो संबंध बोधक, यानी कि किसी का भी किसी के साथ संबंध बताता है। कुरुक्षेत्र से दूर जालंधर है। झरने के आसपास पहाड़ियां हैं। शेर पिंजरे के अंदर है। इन वाक्यों में दूर, आसपास, अंदर ये शब्द पहले आए संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों के अन्य शब्दों से
संबंध प्रकट कर रहे हैं, इन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। अब आते हैं संबंध बोधक शब्द के भेद। अब पढ़ेंगे हम संबंध बोधक शब्द के भेद, यानी कि इसके कौन कौन से भेद हैं। कालवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, विरोधवाचक। कालवाचक के पीछे, कालवाचक यानी कि कालवाचक में क्या क्या आता है, के पीछे, के नीचे, के आगे, के पहले, के पश्चात, यानी कि समय का पता चल रहा है। तो दिशावाचक के पार, के प्रति, की ओर, की तरफ, के आसपास, तो ये दिशा के बारे में बता रहे हैं। स्थानवाचक के निकट, के यहाँ, के बाहर, के भीतर आदि। तुलनावाचक तुलना में, के सामने, की अपेक्षा आदि। विरोधवाचक विपरीत, खिलाफ, उल्टा, विरोध आदि। विरोध यानी कि विपरीत, उल्टा। तो विरोध जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हर एक में नाम से पता चल रहा है, स्थान, दिशा, काल, तुलना। तो फिर है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। अब इन दोनों में हमने क्रिया विशेषण भी पढ़ा है और संबंध बोधक भी पढ़ा है, तो इन दोनों में हमें अंतर बताना है। तो कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों की तरफ प्रयोग होते हैं। जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए तो वह क्रिया विशेषण के रूप में, और जब संज्ञा सर्वनाम का वाक्यों में अन्य शब्दों के संबंध बताए तो वह संबंध बोधक के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे प्रज्ञा मधुर गाती है, तो क्रिया विशेषण के रूप में है यहाँ। प्रज्ञा दिव्या से मधुर गाती है, तो संबंध बोधक के रूप में हो गया। तो प्रज्ञा मधुर गाती है यानी कि इसमें अकेला प्रज्ञा के बारे में बताया गया है, तो क्रिया इसमें बता रहे हैं, तो क्रिया विशेषण के रूप में हो गया। प्रज्ञा दिव्या से मधुर गाती है, तो इसमें दोनों में संबंध बताया गया है। कुछ अन्य शब्द जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, आमने सामने, बाहर, भीतर, ये जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों के रूप में प्रयोग होते हैं। फिर है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में है जो अविकारी या अव्यय शब्द हैं, दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। यानी कि कोई भी दो वाक्य हैं अलग अलग, उनको अगर जोड़ने का काम करता है तो वह है समुच्चय बोधक। इसके देखो उदाहरण पढ़ते हैं हम। वैशाली तथा आरती ने नृत्य किया। समय पर पहुंचो ताकि प्रधानाचार्य से मिल सको। बिजली चली गई इसलिए अंधेरा ही अंधेरा हो गया। इन वाक्यों में तथा, ताकि, इसलिए आदि शब्द दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इन शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। तो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, दो वाक्यों या वाक्यांशों, वाक्य के अंशों को जोड़ने का, दो भागों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब है समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के भेद हैं, समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और वैधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक में क्या है कि एक ही जाति के दो स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, एवं, या, ताकि, किंतु, परंतु, इसलिए आदि। तो ये दो जो शब्द हैं या वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ये और लगा के या एवं लगा के या ताकि, किंतु, परंतु, इसलिए आदि। तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। अब इसके बाद
समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं। इसमें है संयोजक है, विकल्पक है, विरोधक है और परिणामक है। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोधक, परिणामक। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके भेद के बारे में हम कल बताएंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो सबसे पहले अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्द को हम अव्यय शब्द भी कह सकते हैं। इन शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता। किस कारण? लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। उसके बाद इसकी हमने परिभाषा पढ़ी है। उसके बाद अविकारी शब्दों के भेद। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। उसके बाद आता है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब फिर हमने इन सब को एक्सप्लेन करके पढ़ा है, इनकी परिभाषाओं को पढ़ा है और इसमें आए उदाहरण पढ़े हैं। तो इन सब को आप ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। फिर उसके बाद इन चारों को एक्सप्लेन करने के बाद फिर संबंध बोधक शब्द के भेद पढ़े हैं हमने। संबंध बोधक शब्द के भी इसी तरह से कई भेद हैं, जैसे कालवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, विरोधवाचक। तो फिर हमने इन सब के उदाहरण और इनकी परिभाषाएं पढ़कर इसको समझा है। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं: एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, एक वैधिकरण समुच्चय बोधक। उसके बाद समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोधक और परिणामक। तो यहाँ तक आज हमने ये पढ़ा है पाठ। इस पाठ को यहाँ तक आपको अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और वीडियो देखकर आपको समझना है अच्छी तरह से। फिर आपको नहीं समझ आता तो आप कोई भी डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं। फिर कल हम यानी कि जब हमारी नेक्स्ट क्लास है तब हम उसको इसका बचा हुआ भाग पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। तो आप बच्चों को ध्यान से पाठ साथ साथ पढ़ना है। व्याकरण बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका हिंदी का।